नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है, लेकिन हरियाणा में बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, गंभीर नजर आ रही है चुनाव को लेकर और चुनाव प्रचार पर जोर है। लेकिन कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के उम्मीदवार अभी चुनावी मैदान में उतरे नहीं हैं। उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होना कई सवालों को जन्म दे रहा है। कांग्रेस को हरियाणा में 9 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने हैं, क्योंकि एक सीट गठबंधन के खाते में है कुरुक्षेत्र की, वहां से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मैदान में उतर चुका है। कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा में क्यों देरी हो रही है? हरियाणा कांग्रेस में क्यों टिकट को लेकर वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई जा रही है? यह रणनीति का हिस्सा है या फिर कुछ और, ये जानने की कोशिश करेंगे आज चर्चा के जरिए। चर्चा में मौजूद है देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए। पिछले महीने 11 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेस वे का उद्घाटन कर सीएम मनोहर लाल के बारे में अपने संस्मरण साझा किए थे। फिर प्रदेश में 12 मार्च को हुए एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल ही बदल दिया गया था। अगले दिन 13 मार्च को बीजेपी ने प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों के लिए अपने 6 उम्मीदवार घोषित कर दिए, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल को करनाल लोकसभा सीट पर मैदान में उतारा गया। इतना कुछ हो गया, पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस उम्मीदवारों के मामले में लगता है वेट एंड वॉच पर है। आखिर ऐसा क्यों है? अब प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया का कहना है कि हमें जल्दी नहीं है। 11 या 12 अप्रैल को कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक में हरियाणा पर मंथन किया जा सकता है। यानी कांग्रेस हरियाणा के मामले में वेट एंड वॉच पर है। कोई देरी नहीं हो रही है। 25 तारीख को चुनाव है, 7 चरण में है, कोई देरी नहीं हो रही है। जो लोग कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे थे, कांग्रेस के 6 कैंडिडेट लेके आए, वो ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने उम्मीदवारों के बारे में कहा है कि देरी इसलिए भी हुई है कि कुछ नए सुझाव आए हैं। यही नहीं, प्रभारी के बयान में जिक्र है कि कांग्रेस ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारेगी कि बीजेपी चारों खाने चित हो जाए। इसका मतलब ये भी है कि कांग्रेस प्रदेश की 10 सीटों में से कुछ पर ऐसे चेहरे उतार सकती है जो अप्रत्याशित होंगे। जो भी हो, कांग्रेस ने अभी तक पड़ोसी राज्य पंजाब की 13 सीटों पर भी कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया। इसी तरह दूसरे पड़ोसी राज्य दिल्ली में भी आपके साथ समझौते में अपनी 3 सीटों पर कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा। ठीक ऐसे ही हरियाणा में भी अपने हिस्से की 9 सीटों पर फैसला लेना है। तो क्या कांग्रेस ज्यादा समय मिलने पर पूरा सोच विचार कर अपनी रणनीति बना रही है? क्या वेट एंड वॉच इसीलिए है? हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। कहने को कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देने की बात कर रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी के तमाम जो उम्मीदवार हैं, जो उतारे जा चुके हैं मैदान में, उन्हें चारों खाने चित किया जाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी से कांग्रेस उम्मीदवारों के ऐलान को लेकर पिछड़ती हुई दिख रही है, क्योंकि बीजेपी कब से अपने चुनावी प्रचार में जुट चुकी है, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों का भी इंतजार है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे करने जा रहे हैं। यह कंफ्यूजन है या फिर रणनीति का हिस्सा, ये जानने की कोशिश। अगर कंफ्यूजन है तो फिर क्यों, और रणनीति क्या हो सकती है? देखिए पंकज, ये बात सच है कि कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवारों का अभाव है। कुछ सीटें हैं जहां पर उम्मीदवार हैं, बड़े चेहरे हैं जो मुकाबला दे सकते हैं चुनाव जीतने की स्थिति में। लेकिन कुल 10 सीटों में से मैं मानता हूं 4-5 सीटों पर मजबूत उम्मीदवारों की दरकार है पार्टी को, जो नहीं दिख रहे। जैसे हम करनाल की बात करें, करनाल के अलावा और कुछ सीटें हैं जिन पर पशोपेश में पार्टी क्या किया जाए। देखिए, बीजेपी ने, जैसा हमने बताया कि 13 मार्च को पहली लिस्ट आई थी, 6 उम्मीदवार उतारे थे मैदान में। उसके बाद 25 तारीख को, 24 तारीख की शाम को, होली की पूर्व संध्या पर, जब फाग खेला जाता है, होली की पूर्व संध्या पर बाकी 4 उम्मीदवारों को भी ऐलान कर दिया गया था। अगर पहली लिस्ट देखें तो 13 मार्च को आई थी बीजेपी की 6 कैंडिडेट के साथ, और आज 10 तारीख हो गई है। महीना होने भर को है कि बीजेपी वाले 1 महीना पहले मैदान में डट चुके हैं। हम
ये भी अपने रणनीतिक और सियासी भाषा में कहते हैं कि बीजेपी के शेर दहाड़ रहे हैं मैदान में, लेकिन अभी सामने कोई नहीं है जी। कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि मजबूत उम्मीदवारों का अभाव है। जो मजबूत उम्मीदवार थे वो बीजेपी में जा चुके हैं और बीजेपी ने उनको मैदान में उतार दिया है। अभी जहां दिक्कत चल रही है, एक तो उम्मीदवारों की, अच्छे उम्मीदवार और मजबूत उम्मीदवार, दूसरा जैसा दीपक बाबरिया 2-3 बार कह चुके हैं कि अभी हरियाणा में चुनाव छठे चरण में है, 25 मई को वोटिंग होनी है, हमारे पास समय बहुत है। और दीपक बाबरिया के हवाले से यह भी आ रहा है कि कार्यकर्ता खुद पार्टी से कह रहे हैं कि आप जल्दबाजी मत कीजिए, अच्छे उम्मीदवारों की तलाश कीजिए, मजबूत कैंडिडेट उतारिए, क्योंकि कार्यकर्ताओं का भविष्य भी कांग्रेस के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि आज भी कह रहे हैं कि हमें कोई जल्दी नहीं है, बहुत समय है। इसके पीछे मैं मानता हूं एक रणनीतिक ये सोच भी हो सकती है कि किस सीट पर, किस सांचे में किसको ढाला जाए। जहां जहां मजबूत उम्मीदवार नहीं है उनको किस तरीके से उनकी प्लेसमेंट की जाए कि रन ज्यादा ना बने बीजेपी के। तो मेरे को लगता है जैसे 5 अप्रैल की डेट आई थी, उससे पहले 31 मार्च, 30 मार्च का आखिरी महीना, लगातार तारीख पर तारीख, जैसे कमेटियां बनाने की तारीख थी कि फलां तारीख तक कमेटियां बन जाएगी, आज तक कमेटी नहीं बनी। लेकिन चुनाव है, चूंकि लोकसभा पार्टी को चुनाव तो लड़ना है, देर से देर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। लेकिन मेरे को लगता है समय कांग्रेस इसलिए ले रही है कि शायद कुछ नए लोगों को, जिस तरीके से दीपक बाबरिया ने कहा कि हम चारों खाने चित कर देने वाले उम्मीदवार मैदान में उतारेंगे, मतलब बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे। तो मेरे को लगता है कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अप्रत्याशी चेहरे हो सकते हैं। जैसे बीच में हमने संजय दत्त का, फिल्म एक्टर का नाम सुना कि संजय दत्त चुनाव लड़ सकते हैं। राज बब्बर का नाम तो चल ही रहा है, हालांकि संजय दत्त इनकार कर चुके कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं होऊंगा, ना चुनाव लड़ूंगा। लेकिन कुछ ऐसे चेहरे जो सेलिब्रिटी टाइप है, लोगों का मानना भी, आज दुष्यंत चौटाला भी पानीपत में थे, उनका ये कहना, करनाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मनोहर लाल को हराने के लिए कोई अच्छा कैंडिडेट हो तो मनोहर लाल को चुनाव हराया जा सकता है। या दुष्यंत चौटाला पानीपत में बोल गए। ये बात और के मुंह से भी हम सुन रहे हैं कि कोई मजबूत उम्मीदवार करनाल में, क्योंकि बड़ा चेहरा है मनोहर लाल, 3.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं और सीधा सीधा हाई कमान के नुमाइंदे हैं। अगर वो बड़ा चेहरा है तो उनके सामने ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस उतारे कि कड़ी टक्कर हो। हार जीत बात की बात है, लेकिन मुकाबले की स्थिति पैदा करने वाला उम्मीदवार उतारते कहीं देर ना हो जाए। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपकी प्लानिंग बहुत मैटर करती है जब आप कोई बड़ी लड़ाई या बड़े मैच को खेलने के जा रहे हैं, और उम्मीदवारों का चेहरा दिखाना भी जरूरी है, उम्मीदवारों का मैदान में उतरना भी जरूरी है, जनता के बीच में जाना भी जरूरी है। लेकिन ना, दीपक बाबरिया कह रहे हैं कि अभी बहुत ज्यादा वक्त बचा है। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। इसी मामले पर, इसी रणनीति में कांग्रेस बहुत पहले से पिछड़ चुकी है बीजेपी से रणनीति के मामले में। वहां प्लानिंग बेहतर होती है और उसके बाद उसको जमीन पर उतारा जाता है और नतीजे हम सबके सामने हैं। लेकिन हरियाणा को लेकर जो कांग्रेस की स्थिति है वो ठीक है क्या? देखिए, सबसे पहले तो जो तैयारियों का आप जिक्र कर रहे हैं उसी की विस्तृत जानकारी मैं तमाम दर्शकों तक पहुंचा दूं। कांग्रेस पार्टी भले ही अभी लोकसभा की चुनावी तैयारियों में जुटती हुई नजर आई हो, लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो करीब करीब 1 साल तो आप मानकर चलिए। वैसे तो पहले दिन से सरकार के गठन के साथ ही जो अगले चुनाव की तैयारियां भारतीय जनता पार्टी शुरू कर लेती है, लेकिन करीब करीब 1 साल तो आप मानकर चलिए जब हरियाणा प्रदेश के तमाम जो 22 जिलों में जिला मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं, वहां पर कॉल सेंटर चलाए जा रहे हैं। दिन और रात में वहां पर युवाओं को रखा जा रहा है। एक टाइम पर 30 लड़के और लड़कियां कॉल सेंटर्स में बैठे हुए हैं जो लगातार लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। किसी भी योजना का, सरकार की किसी भी योजना का, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो हरियाणा प्रदेश की, उन लाभार्थियों की लिस्ट, डाटाबेस, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, हर चीज, उनके एड्रेसेस इन कॉल सेंटर्स में मौजूद थे जो लगातार संपर्क कर रहे थे लाभार्थियों से, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे थे। जिक्र यहां पर किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सबसे पहले आ गई। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आने से पहले ही तमाम जो लोकसभा के कार्यालय हैं, 10 की 10 लोकसभा सीटों पर पहले से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खोल दिए गए थे। और ना सिर्फ लोकसभा बल्कि अक्टूबर के महीने में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उनके विधानसभा के कार्यालय भी भारतीय जनता पार्टी अभी से खोल चुकी है। तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी इस लिहाज से तैयारी करती है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल का फूल है, कमल के निशान पर उम्मीदवार को लड़ना है, उम्मीदवार कोई भी आ जाए। अब ये
ये किस तरीके से चरितार्थ इस पूरी स्टेटमेंट को भारतीय जनता पार्टी करती है, उसका जिक्र मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से यहां पर बताना चाहूंगा। कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में यहां पर कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार लिया गया, यहां पर नवीन जिंदल को और भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाया गया। ऐन मौके पर टिकट भी थमा दिया गया, चुनाव मैदान में उतार भी दिया गया। अब नवीन जिंदल की अपनी टीम को यहां पर जो है किसी भी तरह का काम नहीं दिया जा रहा है। यहां पर जो नायब सिंह सैनी है, कुरुक्षेत्र से मौजूदा सांसद थे, बाद में मुख्यमंत्री वो बन गए, इस्तीफा उन्होंने दे दिया कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से। तो वहां पर जो नायब सिंह सैनी की जो टीम है, जो उनका चुनाव संभालती थी, वो पूरी की पूरी टीम अब चुनाव संभाल रही है नवीन जिंदल का। नवीन जिंदल की अपनी टीम, उनके अपने कर्मचारी, उनके अपने लोगों को किसी भी तरह की बड़ी जिम्मेदारी नहीं यहां पर दी जा रही है। वो बैठ सकते हैं, चाय पिए और चले जाएं। पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी निभा रहा है वो यहां पर नायब सिंह सैनी की जो अपनी कोर टीम है वो कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और उसी तरह की परिस्थितियां 10 की 10 लोकसभा सीटों पर हैं। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, पूरा संगठन अपने कामकाज को संभालता है। उनसे चुनिंदा लोग माने जाते हैं, यानी जिस भी उम्मीदवार का नाम सामने आया उससे उनके भरोसेमंद लोग माने जाते हैं, मांग लिए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट मांग ली जाती है और 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों में उस लिस्ट के हिसाब से एक एक दो लोगों को वहां पर पदस्थ कर दिया जाता है, ताकि जो उम्मीदवार है उसका विश्वास बना रहे। और यहां पर सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार नहीं लड़ता है, पूरी पार्टी, पूरा संगठन लड़ता है। किसी भी तरह की एक पैसे की आर्थिक परेशानी जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं उठानी होती है। लेकिन जिक्र अगर कांग्रेस पार्टी का करें तो यहां पर सिर्फ एक जो रिटर्न स्टेटमेंट है, या कहूं कि एक टिकट जो है वो छापकर थमा दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को। उसके बाद जो कुछ आर्थिक व्यवस्थाएं करनी है, जो कुछ संसाधन जुटाने हैं, वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को खुद जुटानी है। किसी भी तरह की आर्थिक सहायता या दूसरी सहायता, संसाधनों की सहायता की उम्मीद यहां पर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व या फिर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी से नहीं की जा सकती है। यही फर्क है और यही वजह है कि यहां पर और ज्यादा देर जो है लगातार करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के लिए की जा रही है, ताकि आर्थिक मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से किसी भी सूरत में ये उम्मीदवार नहीं जीत सकते हैं। पार्टी केंद्रीय जो नेतृत्व है कांग्रेस पार्टी का, वो मदद कर नहीं सकता और प्रदेश, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के पास पैसा नहीं है और किसी भी तरीके से कोई मदद जो है उनके उम्मीदवारों को नहीं मिल पाएगी। आर्थिक चुनौतियां सामने आएगी जिसका लंबा मुकाबला जो है ये उम्मीदवार नहीं कर पाएंगे। यही वजह की देरी और ज्यादा देरी। अभी मुझे लगता है कि जो जिक्र तारीख यहां पर बताई जा रही है, उस तारीख पर भी किसी भी तरह का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं किया जाएगा और ज्यादा वक्त कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के ऐलान में कांग्रेस पार्टी करेगी। प्रिंस सोनी जी, तुलनात्मक स्थिति तैयारियों के बारे में हो नहीं सकती। आप तुलना बीजेपी से कांग्रेस ही कर नहीं सकते, लेकिन आप चुनावी मैदान में हैं तो आपको चेहरे तो दिखाने पड़ेंगे और एक वक्त पर दिखाने पड़ेंगे। उसे अगर आपने वो वक्त जनता को नहीं दिया भांपने और परखने का, तो नुकसान आपको हो सकता है। क्या ये कांग्रेस नहीं जानती, देश की सबसे पुरानी पार्टी जिसने इतने चुनाव लड़े हों, और ऐसी स्थिति में दीपक बावरिया कह रहे हैं बहुत वक्त है? कितना ये वक्त बहुत ज्यादा है क्या? देखिए, ये कांग्रेस की रणनीति नहीं है, कांग्रेस भ्रम का शिकार है। देखिए, कांग्रेस की अपनी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक हुई और उसमें कहा कि आप पैनल के एक एक उम्मीदवार का नाम भेजिए। ये बात तो पहले ही कही जा सकती थी, पहले से ऐसा निर्देश दिया जा सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि प्रत्याशियों के चयन के मामले में भी इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। ये बात ठीक है कि पड़ोसी राज्यों के भी जहां कांग्रेस ने अभी अपने प्रत्याशी तय नहीं किए हैं, लेकिन इससे नुकसान कांग्रेस को ही हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो प्रचार कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। मनोहर लाल जी हालांकि वो सिरसा में और हिसार में प्रचार कर रहे हैं, हालांकि वो खुद प्रत्याशी है। क्या कांग्रेस में ऐसा कोई नेता है जो खुद प्रत्याशी और दूसरी जगह प्रचार करे? तो कांग्रेस की तो अपनी स्थिति में भ्रम का संगठन तो है ही नहीं। जब आपका संगठन भी नहीं है, तैयारियों में पीछे है, उम्मीदवारों के चयन में भी इतनी परेशानी आ रही है। देखिए, कांग्रेस से ज्यादा तो मीडिया में उत्साह है, मीडिया ही प्रत्याशी तय कर रहा है। कांग्रेस में मीडिया के अंदर जद का नाम आ जाता है, कभी किसी का नाम आ जाता है, क्योंकि कांग्रेस तो अपना तय नहीं कर पा रही, तो मीडिया तय कर रहा है। तो इसलिए कांग्रेस में तो भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अभी तक भी कोई असर ऐसे तय नहीं हो रहे। हालांकि पहली बैठक में ऐसा संकेत दे दिए गए थे कि दीपेंद्र हुड्डा जो है रोहतक से, कुमारी शैलजा सिरसा से चुनाव लड़ेंगे और महेंद्र प्रताप या विजय प्रताप फरीदाबाद से चुनाव लड़ सकते हैं। तो लेकिन अभी तक तो सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जाना, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ा घातक है, राजनीतिक रूप से नुकसान होगा। और ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो 2019 से ये परसेप्शन बन गई कि जो वहां पर जो पीएम है वो एमपी बनाते हैं। हालांकि पहले था कि जो
एमपी हैं वो प्रधानमंत्री चुनते हैं, लेकिन अब तो 2019 से ये परसेप्शन बन चुकी है कि जो पीएम है वो ही एमपी बनाते हैं, क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रत्याशी है वो पीएम मोदी के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं और मोदी का ही उनको सहारा है। लेकिन कांग्रेस में तो ऐसा कोई करिश्मा है नहीं, कांग्रेस में तो किसके नाम पे वोट मांगेंगे। तो कांग्रेस के लिए ये स्थिति है, बड़ी गंभीर है। कांग्रेस जितना आसान समझ रही है इतना है नहीं। कांग्रेस को ये लग रहा है कि जन विरोधी भावना है, सरकार के खिलाफ वातावरण है, जो प्रत्याशी तय करेंगे लोग उसको वोट डाल देंगे, ऐसी स्थिति है नहीं। कांग्रेस को दिखाना पड़ेगा, अपने प्रत्याशियों के चयन में भी सावधानी बरतनी पड़ेगी, जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा। गुटबाजी के आधार पर प्रत्याशी तय किए जाएंगे, जनता उनको गले नहीं लगाएगी। यहाँ कांग्रेस में तो गुटबाजी बना हुआ है, कोटा सिस्टम बना हुआ है, नेताओं के जो बेटे हैं उनको टिकट देने की ओर लगी हुई है, ताकि उनको ये लगता है कि वो नेता बन जाए, क्योंकि एमपी तो बनने से रहे, उनको ये लगता है कम से कम चुनाव लड़के नेता तो बन जाएंगे। तो कांग्रेस तो अपने आप में भ्रम का शिकार ही है। देवेंद्र, जिस तरीके से गुटबाजी का जिक्र भी हो गया, एक तस्वीर देखी दिल्ली में चौधरी बीरेंद्र सिंह शामिल हुए तो उस मंच पर तमाम वो चेहरे थे जो अक्सर मीडिया में बटे हुए दिखाई देते हैं और मैदान पर भी बटे हुए दिखाई देते हैं। एक दूसरे का नाम तक नहीं लिया जाता, लेकिन मंच से नाम भी लिया गया और चेहरों को बताया और उनका इंट्रोडक्शन बाकायदा किया गया। ऐसे में जो पेच फंसता है, पेच ये कि आपने नाम मांगे, उन नामों को लेकर गुटबाजी हुई, कोई कुछ नाम उस नाम को लेकर सहमत थे, कुछ नाम नहीं थे, कुछ लोग नहीं थे, तो ऐसे में आपको परेशानी होती है कि आप किसे उम्मीदवार बनाएं। अब तो आप गुटबाजी को खत्म करने का संदेश भी दे चुके हैं एक मंच के माध्यम से, तो और आसानी होनी चाहिए। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये कि आपके पास जितने पुराने धुरंधर थे, जो बढ़िया उम्मीदवार थे, अच्छा प्रोडक्ट आपके पास था, वो आपको छोड़कर बीजेपी का रुख कर चुका है या अलग से वो जा चुका, छिटक चुका है आपसे, ये भी बड़ी परेशानी है कांग्रेस के लिए। देखिए पंकज, चौधरी बीरेंद्र सिंह की जो री एंट्री हुई है कांग्रेस में, दो चीजें हैं। मेरे को लगता है एक जो सीनियर नेता है, जो प्रभारी है या संगठन के महासचिव है केसी वेणुगोपाल, या और जो हाईकमान की नेता है, शायद उनको ये मौका बहुत अच्छा लगा हुआ कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में गए थे, बीजेपी छोड़कर परिवार समेत वापस आ गए, तो शायद इसको भुनाने की कोशिश भी पार्टी करेगी और शायद हाईकमान के नेताओं ने ताकीद दी हो, इस तरह के कहा हो कि आपको एकजुटता का परिचय देना है मुश्किल समय कांग्रेस के लिए। एक बात तो ये उसकी है। दूसरी, चौधरी बीरेंद्र सिंह को 40 साल से ज्यादा कांग्रेस में रहे हैं वो। चौधरी बीरेंद्र सिंह और रणदीप सुरजेवाला जींद जिले से आते हैं और भूपेंद्र हुड्डा के बारे में जब चौधरी बीरेंद्र सिंह कांग्रेस छोड़कर गए थे तो उन्होंने ये बयान दिया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा घमंडी व्यक्ति हैं, लेकिन जब लौटे हैं तो उसी स्टेज से भूपेंद्र हुड्डा के सामने कहा ये तो मेरे बुआ के छोरे हैं, मेरी बुआ के लड़के हैं, मतलब अपनापन दिखाने की कोशिश की। एक तो हाईकमान की तरफ से होगा संकेत कि आप एकजुटता का परिचय दो, इस तरह के आदेश थे और शायद उनको आत्म मंथन भी करना था कि आज एक मौका है कि हम गुटबाजी के दाग को धो दें। दूसरा, चौधरी बीरेंद्र सिंह के सब नेताओं से पर्सनल ताल्लुक है। भूपेंद्र हुड्डा उनके रिश्तेदार है, रणदीप सुरजेवाला उसी जिले से आते हैं जहां से खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह है, जो दूसरे बड़े नेता है। हो सकता है चौधरी बीरेंद्र सिंह ने इस मंच पर उन सब बड़े नेताओं को बुलाया हो जिनके बारे में हम कहते हैं कि इन्होंने गुट बनाए हुए हैं, गुटबाजी में एक दूसरे की टांग खींचते हैं। बीरेंद्र सिंह की भी कोशिश हो सकती है, उन्होंने सवाल ये था कि ये तस्वीर दिखाने के बाद तो उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो पशुपेश है और जो परेशानी आ रही है उसमें आसानी होनी चाहिए, क्योंकि सब एक मंच पर हो गए। देखिए, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह वाला केस तो रिजोल्व हो गया कि वो कांग्रेस में उनको आना था, आखिर आ गए। खबर ये भी थी मेरे सूत्रों से कि चौधरी बीरेंद्र सिंह लगातार सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से मिलने का टाइम मांग रहे थे और ये कह रहे थे मैं एक बड़ी रैली करूंगा, मतलब ताकत दिखाकर कांग्रेस में आऊंगा, लेकिन उनको टाइम नहीं दिया गया, ना सोनिया गांधी ने राहुल गांधी ने। आखिरकार उनके सामने भी समय कम था, चूंकि टिकट का बंटवारा भी होना, हिसाब से अपने बेटे के लिए वो सारी लड़ाई लड़ रहे थे, तो आखिरकार कांग्रेस में आगे। दूसरी बात यह कि कैंडिडेट्स की, अब चूंकि सारे बड़े नेता इकट्ठा हो गए हैं, जिस तरीके से बीजेपी के बड़े नेता है रणनीति बना रहे, तो कांग्रेस में भी भले ही इस प्रदर्शन से ये लगा कि कांग्रेस गुटबाजी को खत्म करना चाह रही है, उनकी तरफ से कोशिश हो रही है और हो सकता है ये कोशिश रंग लाए और पार्टी मजबूती के साथ एक प्लेटफॉर्म पे लड़ती नजर आए। उसमें कांग्रेस का भी फायदा है, क्योंकि सब नेता जानते हैं अगर कांग्रेस पिछड़ गई या कांग्रेस डूब गई, उनका भी भविष्य क्या रहेगा। तो अपने उन्हीं का स्वार्थ भी है, टिकट के अलावा भी पार्टी मजबूत रहेगी तो
चौधराहट चलती है सियासत में। अगर पार्टी कमजोर हो गई तो इनको पूछेगा कौन। शायद ये सेंटीमेंट्स मेरे को लगता है जाग सकते हैं कि एक मौका है, अभी भी मौका है। हालांकि बीजेपी तैयारियों में, रणनीति में, फैसले लेने में बहुत आगे निकल गई है, लेकिन कांग्रेस सक्षम है, लेकिन उनको समय की बचत करते हुए, तेजी से फैसले लेते हुए सही प्लेसमेंट करनी पड़ेगी। अच्छे उम्मीदवार मैदान में लाने होंगे ताकि जिस तरह की पब्लिक सेंटीमेंट्स है, जमीनी हकीकत है, या लोग चर्चा करें कि मेरे को लगता है इस बार हरियाणा में बीजेपी को डेंट तो लगेगा। डेंट 2-3 सीटों का हो सकता है या ज्यादा का भी हो सकता है, लेकिन 10 सीटें मेरे को लगता है बीजेपी के लिए जीतना इस बार मुश्किल लग रहा है। हालांकि नामुमकिन नहीं है, लेकिन जिस तरह के जमीनी हालात हैं, लोगों की रिएक्शंस है, लोगों की नाखुशी है, लोग मनोहर लाल के बारे में भी कह रहे हैं कि शायद वो भी ना जीत पाए, इस तरह की चर्चा लोगों में है। हालांकि विपक्ष के लोग इस तरह की बातों को हवा देते हैं। कुल मिलाकर अगर कांग्रेस के उम्मीदवार अच्छे आगे तो मुकाबला कड़ा होगा, जबरदस्त होगा और बीजेपी को कुछ हद तक नुकसान भी होगा। मुकाबले के लिए, बीजेपी को हराने के लिए, अच्छे प्रदर्शन के लिए जरूरी है प्रत्याशी का जनता के बीच में होना। महेश, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये प्रत्याशियों की सूची अब आएगी, तब आएगी की स्थिति में अगर हम देखते हैं कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी की रणनीति साफ है, वो किस हिसाब से जा रही है। आपके पास वक्त था, 10 साल का वक्त हो गया, चाहे विधानसभा चुनाव ले लीजिए या लोकसभा चुनाव ले लीजिए। डाउनफॉल हर पार्टी में आता है, लेकिन पार्टी फिर से अपने आप को खड़ा करती है। इन 10 सालों में क्या कांग्रेस को कोई ऐसा मौका मिला नहीं, या कांग्रेस भुना नहीं पाई कि वो अपने लिए नेता बना पाए या बीजेपी की काट ढूंढ पाए? देखिए, नेता बनाने की परेशानी यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास नहीं है। और दरअसल अगर जिक्र करें तो ना सिर्फ हरियाणा प्रदेश में बल्कि पूरे देश में इंडिया गठबंधन का भी जिक्र मैं कर लेता हूं और खुद कांग्रेस पार्टी का जिक्र मैं कर लेता हूं। यहां कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों के बूते मोदी से टकराने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी तैयारियों के बूते मोदी की गारंटी को तोड़ने में सक्षम नहीं है। यहां जो भी कुछ होना है, जितने भी वोट कांग्रेस पार्टी के खाते में आने हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आने हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जनता ने कितना स्वीकार किया। युवाओं को जो सपने दिखाए गए थे कि बेहतर भविष्य के, रोजगार के, बेहतर एजुकेशन के, क्या वो हो पाया? तमाम जो समाज के अलग अलग वर्ग थे, उनके लिए मोदी ने जिस विजन डॉक्यूमेंट की बात की थी, जिस एक विकसित भारत का जिक्र वो कर रहे हैं, लेकिन 2047 के लिए कर रहे हैं, 2024 में इस देश की आबादी को क्या मिलेगा? क्या फ्री के राशन पर ही इस देश की बड़ी आबादी को जिंदा रखने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? इन्हीं सवालों का जवाब जनता की तरफ से आना है। जनता ये तय करेगी कि विकसित भारत के सपने के साथ चलना है या फिर मौजूदा जो देश की परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, जो युवाओं के सामने हालात बने हुए हैं, रोजगार को लेकर जो स्थिति बनी हुई है, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर जो देश में पहले परिस्थितियां थी वो क्यों बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो तमाम उन सवालों के जवाब जनता की तरफ से आने हैं, युवाओं की तरफ से आने हैं। जो अग्निवीर योजना है, जो सेना के एक शॉर्ट टर्म जो प्लान को लेकर लाई गई है, क्या अग्निवीर योजना युवाओं की तरफ से स्वीकार्य है? इन सवालों के जवाब इस लोकसभा चुनाव परिणाम के जरिए सामने आने हैं। यहां कांग्रेस पार्टी की अपनी तैयारियों का बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है और कांग्रेस पार्टी के लोग भी समझते हैं कि वो अपनी तैयारियों से कुछ भी हासिल करने नहीं जा रहे हैं, ना तो किसी बड़े चेहरे से। बीजेपी की नाराजगी ही यहां पर कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता का कारण है, चाहे वो हरियाणा प्रदेश का जिक्र करें या फिर राष्ट्रीय स्तर पर। वीरेंद्र जी, जिस वक्त का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप कितना वक्त लगता है किसी पार्टी को एक बार फिर से गिरकर खड़ा होने में? क्योंकि 10 साल कम नहीं होते, सत्ता विरोधी लहर आपका साथ देती है, उस दौरान आप अपनी नई रणनीति बना सकते हैं। आप नए नेताओं को, जो बी कैटेगरी के नेता, आपके छोटे नेता, उनको बड़ा बना सकते हैं, उनको जनता के बीच में भेजकर आप ये एहसास करा सकते हैं कि देखिए अगला ऑप्शन हम हो सकते हैं, हमारा उम्मीदवार हो सकता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के नेता आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे रहे। संगठन के बारे में किसी ने कोई चिंता ही नहीं की। भाई कांग्रेस का संगठन का आधार खड़ा करना है, सभी अपने आप को मजबूत करने में लगे रहे। तो इसलिए कांग्रेस की आज ये स्थिति है। देखिए कांग्रेस में अब कोई पंजाबी नेता नहीं है। अशोक अरोड़ा जरूर इंडियन नेशनल लोकदल से आए हैं, लेकिन चाहे बीबी बत्रा हो, चाहे शादीलाल बत्रा हो, वो सिर्फ रोहतक तक ही सीमित है। उनका कोई हरियाणा में आधार नहीं है। इस तरह कोई सिख नेता नहीं। बस 36 बिरादरी के कांग्रेस में जो होने चाहिए, हर वर्ग से नेता होना चाहिए, उस तरह कांग्रेस में दिखाई नहीं देता। और ये देखिए, ये बात तो निश्चित है कि 2014 में जो मोदी के पक्ष में लहर थी, जो वातावरण था, आज वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस मजबूत नहीं है।
इसका कारण क्या है? देखिए, कांग्रेस के अपने अंदर ही तलाशना होगा। कारण भी कांग्रेस के अंदर स्थिति यह है कि कांग्रेस के नेता ऐसा माहौल नहीं बना पाए, वो चाहे सड़क पर आंदोलन नहीं कर पाए, वो जनता का विश्वास नहीं जीत पाए, वो सिर्फ ड्राइंग रूम तक रह गए। घर घर कांग्रेस की बात हुई थी। क्या किसी कांग्रेसियों ने इतना अभियान चलाया? क्या सरकार के खिलाफ जो है वातावरण बनाने में एक प्रयास किया? क्या सरकार की जो उपलब्धियां, जो विफलताएं थी, उस तक उनका अपना आंदोलन का रुख अपनाया? तो मतलब कांग्रेस में एक विपक्ष का जो रूप होना चाहिए था, जो विपक्ष की हैसियत थी कांग्रेस की, उसने कांग्रेस ने सही भूमिका जो है नहीं निभाई। इसलिए कांग्रेस की स्थिति आज ये बनी हुई है। और उम्मीदवारों का चयन नहीं करना ये कांग्रेस के लिए जो बहुत है नुकसान होगा इसका, क्योंकि इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि जो प्रत्याशी नहीं पता। अब जनता को भी इस बात का नहीं पता कौन कौन प्रत्याशी हो सकता है। अगर कांग्रेस ने नेताओं के पुत्रों को ही टिकट दे दी तो कांग्रेस का तो फिर कोई वली वारिस होगा ही नहीं। तो कांग्रेस की स्थिति आने वाले विधानसभा चुनाव में भी खराब होगी। हालांकि देखिए, कुमारी शैलजा और दीपेंद्र हुड्डा से कांग्रेस की दो जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां स्थिति काफी मजबूत मानी जा रही है, लेकिन अन्य जो संसदीय क्षेत्र हैं वहां पर कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। तो इसलिए वहां पर कांग्रेस के खिलाफ जो है ऐसा मजबूत चेहरे दिखाई नहीं दे रहे। तो ये कांग्रेस को अपने अंदर से ही देखना है। तो कांग्रेस जितना विलंब करेगी उतना ही नुकसान होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 10 सीटें लोकसभा की हरियाणा की हैं और 10 में से 9 पर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है और इन 9 सीटों पर उम्मीदवारों का इंतजार अभी भी है। अभी भी चर्चा का दौर चल रहा है। कब उम्मीदवारों की घोषणा होगी, ये वेट एंड वॉच की स्थिति में प्रदेश है।